नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हमारी बात चल रही है मेवाड़ राजवंश पे और हमने लास्ट क्लास में बात की थी उदय सिंह पे। उदय सिंह के समय मेवाड़ का तीसरा शाखा संपन्न होता है और उदय सिंह जगमाल को राणा बना के चला जाता है। उसके बाद सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को महाराणा प्रताप को बना दिया जाता है। गोगुंदा में पहले राज्याभिषेक होता है, उसके बाद कुंभलगढ़ में। अब देखते हैं अब नए महाराणा कौन बन गए अपने प्रताप। अब नए महाराणा कौन बन गए हैं? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप 1572 से 97। 1572 से 1597। इनके जीवन परिचय के बारे में बात कर लेते हैं। पिता कौन? उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह। महाराणा प्रताप की माता जयवंताबाई, जिन्हें राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता है। राजस्थान की जीजाबाई। जीजाबाई कौन है? जीजाबाई शिवाजी की मां। पत्नी की बात करें अगर तो पत्नी कौन है? अजबदे पंवार। अजबदे पंवार। जयवंताबाई पाली के सोनगरा की पुत्री थी। अखेराज सोनगरा। पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी कौन? जयवंताबाई। पुत्र की बात करें, महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह। अमर सिंह, यह इनका फैमिली परिचय। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, माता जयवंताबाई, पत्नी अजबदे पंवार और पुत्र अमर सिंह। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक होता है, पहला गोगुंदा में और दूसरा कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540, वार रविवार। ये जरूर याद रखना, कई बार सीधे पूछ लेता है अपने हिंदी भाषा में। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीय। और 1542 में अकबर का जन्म होता है। अकबर महाराणा प्रताप से छोटा है। यह भी रविवार। जगमाल को राजगद्दी से हटाकर सरदारों द्वारा महाराणा प्रताप को महाराणा बनाया जाता है। महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह, मां जयवंताबाई जो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री हैं, पत्नी अजबदे पंवार, पुत्र है अमर सिंह। और 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है, रविवार के दिन। और ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया ये तिथि है, क्योंकि तिथि डायरेक्ट पूछ लेता है कभी बार निम्न में से महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, और ये दे देता है ये देने के बजाय, ठीक है। और 1542 को अकबर का भी जन्म होता है। ये तो था इनका जीवन परिचय। 2 बार इनका कर दिया गया है राज्याभिषेक। औरंगजेब और शिवाजी, उनका भी 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। याद रखना चाहो तो रख लो। राजस्थान की जीजाबाई भी कहा जाता है जयवंताबाई। महाराणा प्रताप का बचपन का नाम कीका। बचपन का नाम कीका। कीका का मतलब एक तरह से छोटा बच्चा होता है। महाराणा प्रताप अकबर महाराणा प्रताप से छोटा है। दिल्ली की राजगद्दी पे कौन बैठा है?
अकबर 1572 में 1572 में महाराणा बनते हैं प्रताप। इस समय दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा है? अकबर। 1568 में अकबर ने क्या नरसंहार किया है वो सबको पता है। उसके अंदर तृतीय शाखा संपन्न होता है मेवाड़ का। ठीक है, अब उसके बाद आगे शांत बैठने वाला तो है नहीं। प्रताप को ये शांति अभियान भेजता है कि तू मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, आराम से सुकून से जीता रहेगा। अगर मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता है तो वही युद्ध के परिणाम तुझे भुगतने पड़ेंगे। तो अकबर शांति अभियान भेजता है इसके महाराणा बनते ही। महाराणा बनते ही 6 महीने के अंदर अकबर शांति अभियान भेजना शुरू कर देता है। अब अकबर था तो अंगूठा छाप, अकबर अंगूठा छाप था, लेकिन राजनीति और कूटनीति में माहिर था अकबर। तो अकबर शांति अभियान इसलिए भेज रहा है ये कि ये जनता की नजर में अपनी छवि अच्छी पेश करना चाह रहा है कि मैं तो देखो शांति की बात कर रहा हूं, लेकिन महाराणा प्रताप खुद जिद पे अड़ा हुआ है, इसलिए वो मान नहीं रहा, तो उसे युद्ध करना पड़ेगा। जैसे पाकिस्तान के साथ अपनी कोई स्ट्राइक वगैरह होती है तो उससे पहले शांति वार्ता की जाती है कि भाई मान जा, नहीं, अगर नहीं मानेगा तो फिर भुगतना, क्योंकि वो ढीठ है, नहीं मानेगा। तो ये शांति वार्ता महाराणा प्रताप के लिए शांति अभियान इसीलिए भेज रहा है कि जनता की नजर में ये एक अच्छा बादशाह घोषित हो कि क्या नाम है, मैंने तो मौका दिया था सुधरने का, लेकिन महाराणा प्रताप नहीं सुधरे। तो देखो पहला शांति अभियान भेजता है 1572 में। 1572 में भेजता है किसको? जलाल खां। अब महाराणा प्रताप जब 1572 में महाराणा बनता है तो उस समय संकट की स्थिति में है मेवाड़। इसके पास ना सेना है, राजा युद्ध किसके बल पे जीतता है? सेना के बल पे। ना इसके पास इतनी सेना है, अभी साका हुआ है, और ना ही पैसे हैं। तो महाराणा प्रताप किसी भी तरह, अब महाराणा प्रताप को यह तो कंफर्म है कि युद्ध तो अकबर से होगा, लेकिन ये युद्ध को थोड़ा आगे खिसकाना चाह रहा था कि थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, जिससे कि मैं मेरी तैयारियां पूरी कर सकूं। तो ये जब जलाल खां पहले अभियान के तौर पे आता है, ये शांति अभियान है अकबर के शांति अभियान। पहला किसे भेजता है? 1572 में जलाल खां को अकबर महाराणा प्रताप रामा शामा करके और मीठी गोली देके और भेज देता है कि यार ये चीज संधि में मेरे समझ नहीं आई, तो ये तू दोबारा पूछ क्या। जलाल खां को भेज देता है। उसके बाद दूसरा भेजता है ये 1573, दूसरा भेजता है 1573 में भेजता है मानसिंह को भेजता है अकबर कि जा, तू भी राजपूत वो भी राजपूत, क्या पता तेरी बात मान ले, और उसको समझा कि देख हम अधीनता स्वीकार करके और हम मजे से जी रहे हैं, तू भी आराम से जी लेगा। तो मानसिंह को भेजता है मई जून में आता है कौन? मानसिंह। मई जून में मानसिंह को भेज देता है कि जा तू किसी तरह उसको समझा के और अधीनता स्वीकार करवाया या संधि पे साइन करवाया। तो मानसिंह आ जाता है मेवाड़। अब कई किस्से प्रचलित हैं कि मानसिंह को इसने बेइज्जती कर दी महाराणा प्रताप ने और उसको भगा दिया कि जा, तेरे जैसे मैंने बहुत देखे। और एक जिसमें से एक किस्सा ये है कि मानसिंह आता है और जब खाने के लिए बैठते हैं तो उस समय महाराणा प्रताप खुद नहीं आते हैं, वो अमर सिंह को भेज देते हैं, क्योंकि इस तरह इस समय मानसिंह भी राजा नहीं बना है, मानसिंह भी कुंवारी है, तो वो अमर सिंह को भेज देता है। मानसिंह को इस बात पे चिढ़ हो जाती है कि महाराणा खुद आने चाहिए, मैं नहीं तो खाना वाना नहीं खाऊंगा अमर सिंह के साथ। तो अमर सिंह बोलता है कि महाराणा जी के तो ऐसे ही बहाना मार दिया कि तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं, मैं आपके साथ बैठ के खाना खाऊंगा। तो ये टीस इसके मन में हो गई कि यार देख, इतनी सी इज्जत नहीं है अपनी की महाराणा खुद नहीं आया और अमर सिंह को भेजा है। तो ये चीज
खाने के बाद ये टीस इसके मन में बैठ जाती है मान सिंह के, और इसको भी मतलब अगर इसके साथ कुछ गलत करता, बात ये भी है कि इसके साथ अगर कुछ गलत करता महाराणा प्रताप, तो ये युद्ध 1573 में ही हो जाता। जो 1500 हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में होगा, वो 73 में ही हो जाता। लेकिन हम अगर देखें, कूटनीतिक तरीके से देखें, तो महाराणा प्रताप ने इसके साथ भी कोई बदतमीजी नहीं की और इसको भी ससम्मान वापस भेज दिया कि क्या नाम है, अपनी संधि में ये चीज मुझे कमी लगी, तो ये चीज तू और सुधरवा के ला। तो मानसिंह वापस चला जाता है। अब दूसरी बात यह भी है कि अगले जो तीसरे अभियान में आएगा भगवंत दास, मानसिंह का पिता भगवंत दास। अगर यहाँ पे बदतमीजी करते मानसिंह के साथ, महाराणा प्रताप मानसिंह के साथ बदतमीजी करता, तो भगवंत दास किसी भी हालत में नहीं आता। तो इससे यही लगता है कि मानसिंह के साथ किसी ने कोई बदतमीजी नहीं की और इसको भी कुछ ना कुछ कमी निकाल के संधि में और वापस भेज दिया। जब मानसिंह वापस गया तो ये तो कंफर्म था कि अब युद्ध तो होगा, ये तो कंफर्म था कि जब राजपूत से नहीं माना तो युद्ध तो कंफर्म होगा। लेकिन फिर भी इसने भगवंत दास को भेजा, भगवंत दास को 1573 में भेजता है सितंबर, कि जा भगवंत दास तू भी समझाया, क्या पता मान जाए। तो भगवंत दास की बात भी प्रताप ने नहीं मानी और इसको भी वापस भेज दिया। अब एक आखिरी और अपना आखिर में लास्ट अभियान भेज रहा है हल्दीघाटी से पहले, लास्ट अभियान में भेजता है टोडरमल को कि जा भाई तू और समझाया, अगर मान जाए तो। टोडरमल को भेजता है 1573 नवंबर दिसंबर में, 1573 नवंबर दिसंबर में इसको भेजता है कि तू और समझाया एक बार। टोडरमल को भी साफ साफ मना कर देता है कि मैं अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला, तुम्हें युद्ध करना हो कर लो। टोडरमल जी भी वापस आ जाते हैं। अब करेंगे कौन? अब अकबर करेगा युद्ध की तैयारियां। टोडरमल भी वापस चला गया, भगवंत दास भी वापस चला गया, मानसिंह भी वापस गया, जलाल खान भी वापस गया। इनके शांति अभियान को इन्होंने नहीं माना महाराणा प्रताप ने, और वापस पहुंच गए कहां पे? अकबर के पास वापस चले गए। अब रणनीति बनाएगा कौन? अकबर। मानसिंह बोल देता है उसी समय कि अकबर वो नहीं मानने वाला, और तुझे तेरी तैयारियां जो करनी है वो तू तेरी तैयारियां शुरू कर दे। अब करेगा अकबर तैयारी हल्दीघाटी के युद्ध की। हल्दीघाटी के युद्ध की तैयारियां करने लग गया है अब अकबर हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति कहां बैठ के बनाता है? हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति कहां बैठ के बना रहा है? युद्ध की रणनीति सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है यहां से कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की रणनीति किस दुर्ग में बैठ के बनाई? तो वो दुर्ग है मैगजीन, अजमेर का मैगजीन, या अकबर का दौलत खाना, अकबर का दौलत खाना अजमेर। मैगजीन दुर्ग में बैठ के तैयारियां कर रहा है अब कौन? अकबर। मैगजीन दुर्ग या दौलत खाना, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कहां बनाई? मैगजीन या दौलत खाना दुर्ग में। इसमें क्या काम किया इसने? मानसिंह को तो बना दिया मुख्य सेनापति, यहां पे भी ये राजनीति करेगा। मानसिंह को मुख्य सेनापति, और एक अन्य सेनापति किसको बना दिया? आसफ खां को। जब मुख्य सेनापति मानसिंह को बनाया गया, तो इसके जो भी मुस्लिम सैनिक थे उन्होंने बोल दिया कि हम तो इसके साथ युद्ध करने नहीं जा रहे।
लेकिन बहुत विरोध झेलना पड़ा मानसिंह को मुख्य सेनापति बनाने पर अकबर को। लेकिन इसके पीछे भी अकबर का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि वो तो अंगूठा छाप होते हुए भी राजनीतिक था, बादशाह की गद्दी पे बैठा हुआ था। उसका इसको मानसिंह को बनाने के पीछे ये कारण था कि मानसिंह लड़ने जाएगा तो इसके मन में कहीं ना कहीं वो टेस्ट जरूर होगी कि यार मैंने शांति अभियान लेके गया था, लेकिन इसने रिजेक्ट करके और वापस भेज दिया था, तो उसके अंदर ये थोड़े ज्यादा जोश से लड़ेगा। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात थी, मानसिंह मरेगा तो भी कोई नुकसान नहीं, और महाराणा प्रताप मरा तो भी कोई नुकसान नहीं। अकबर को दोनों तरफ से फायदा था, क्योंकि मानसिंह भी राजपूत और महाराणा प्रताप भी राजपूत, मरेंगे तो दोनों आपस में ही मरेंगे। तो ये चीज सोच के और इसने मानसिंह को मुख्य सेनापति बना दिया और मानसिंह को रवाना कर दिया कि जा अब मेवाड़ को विजय करके तू आ। अब यहां से मानसिंह रवाना होता है युद्ध के लिए। मानसिंह कौन सा युद्ध करने आ रहा है? हल्दी घाटी। मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध करने आ रहा है। अब सुनो, हल्दी घाटी युद्ध के उपनाम बहुत से महान लोगों ने इसके अलग अलग उपनाम दिए हैं। जैसे पहला गोगुंदा का युद्ध, दूसरा खमनोर का युद्ध, तीसरा मेवाड़ की थर्मोपल्ली, रक्त तलाई, बनास का युद्ध, और रक्तलाई, बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध और बादशाह बाग का युद्ध भी हल्दी घाटी को कहा जाता है। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा। खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने बताया इसको खमनोर का युद्ध। मेवाड़ की थर्मोपल्ली कौन कहेगा? तोड़। और रक्त तलाई, बनास का युद्ध और हाथियों का युद्ध भी इसे कहा जाता है। हल्दी घाटी के उपनाम है, किसी भी नाम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गोगुंदा का युद्ध किसे कहा जाता है, खमनोर का युद्ध, या ये क्वेश्चन पूछ ले सीधा कि गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था, या बदायूं ने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम की उपमा दी, या बोल दे कि अबुल फजल ने हल्दी घाटी युद्ध को किस नाम से पुकारा, या टोड ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम बताया। किसी भी तरह से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अपने को हर तरीके से याद होना चाहिए। गोगुंदा का युद्ध, खमनोर, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, रक्त तलाई, बनास का युद्ध, हाथियों का युद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के उपनाम है। हाथियों का युद्ध इसलिए क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाथियों ने भी इसमें सबसे अच्छा रोल प्ले किया था, वो अपन युद्ध में देखेंगे। ये तो हो गए इसके उपनाम। अब रवाना करते हैं हम मानसिंह को हल्दी घाटी के लिए, मेवाड़ के लिए रवाना करते हैं मानसिंह को। अब मानसिंह रवाना हो रहा है हल्दी घाटी युद्ध के लिए। मानसिंह हल्दी घाटी युद्ध के लिए रवाना हो रहा है। तो सबसे पहले ये अपना पड़ाव डालता है मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा। मांडलगढ़ में ये 2 महीने रुकता है। इसका यहाँ रुकने के पीछे भी ये कारण था कि भाई अब तो युद्ध करने आ ही गया हूं मैं, तो तू अभी भी अधीनता स्वीकार कर ले, कुछ नहीं बिगड़ा।
लेकिन महाराणा प्रताप 1500 हल्दी घाटी का युद्ध, दोनों डेट याद रखना, 18 या 21 जून, 18 या 21 जून 1576। 2 महीने का समय देता है मांडलगढ़ में मानसिंह प्रताप को कि भाई सुधर सके तो सुधर ले, अभी भी तो अधीनता स्वीकार कर ले, कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन प्रताप इसको भी यहाँ पे इग्नोर कर मार देता है कि नहीं तू तो आजा, मैं तुझे देख लूंगा। मांडलगढ़ से ये रवाना होता है, मांडलगढ़ से आएगा मोलेला गांव, मोलेला गांव राजसमंद में ही पड़ता है, और मोलेला गांव से पहुंचेगा खमनौर, मोलेला गांव से खमनौर राजसमंद। अब आ गई हैं, मानसिंह रवाना हो गया है मुख्य सेनापति बनकर, मांडलगढ़ में 2 महीने रुक के महाराणा प्रताप को समय देता है कि भाई अभी भी समय है और अधीनता स्वीकार कर ले, नहीं तो विनाश होना ही है। जो पहले भी हमने बहुत से युद्धों में देखा है और 68 में तो देखा ही है कि किस तरह से अकबर लूटपाट करता है या फिर जनता को कैसे मरवाता है। तो अभी भी समय है, मेवाड़ भी बच जाएगा, तू भी बच जाएगा, और आराम से एक फिक्स डिपॉजिट में तू जीएसटी वहां भेजते रहना और मस्त जिंदगी जी। लेकिन प्रताप यहाँ पे भी इसको मना कर देता है कि नहीं तू तो आजा, मैं तुझे देख लूंगा। मांडलगढ़ में 2 महीने का समय दिया, फिर भी नहीं माना। फिर मोलेला गांव, और मोलेला गांव से होते हुए अब पहुंच गया है खमनौर। मानसिंह पहुंच गया है खमनौर, और खमनौर पहुंचने के बाद अब देखते हैं कि इनकी किस हिसाब से रणनीति है, कैसे अपनी सेनाओं को व्यवस्थित करते हैं और कौन कौन से सेनापति कहाँ कहाँ खड़े कर रखे हैं इन लोगों ने, और हाथियों का किस तरह से बंदोबस्त कर रखा है। अब देखते हैं हम व्यू रचना, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना। अब देखते हैं हम हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना। अब देख लेते हैं अपन हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना, हल्दी घाटी युद्ध की व्यू रचना, व्यू रचना। हल्दी घाटी 18 या 21 जून 1576। अब इसकी व्यू रचना देखते हैं कि किस हिसाब से दोनों, क्योंकि मानसिंह आ गया है अब खमनौर, और महाराणा प्रताप आ जाएंगे अपने गोगुंदा। इन दोनों के बीच में तंग पहाड़ी है, एक रास्ता है। यहां तो है कौन? प्रताप गोगुंदा में, और यहां कौन है? मानसिंह। यहां है मानसिंह और यहां है महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। अब इन्होंने किस हिसाब से अपनी व्यू रचना कर रखी है? महाराणा प्रताप ने अपनी व्यू रचना कहां बनाई? कुंभलगढ़ में। और मानसिंह अकबर के आदेश से मुख्य सेनापति बनकर हल्दी घाटी का युद्ध करने आ रहा है। तो महाराणा प्रताप के मुख्य सेनापति कौन है? कृष्णदास चूड़ावत। कृष्णदास चुंडावत है। कौन सा कृष्णदास है? जिन्होंने महाराणा प्रताप के तलवार बांधकर राज्याभिषेक किया था। और दूसरे हाकिम खां सूर, हाकिम खां। महाराणा प्रताप के आगे जो सेना है वो कहलाती है हरावल। तो हरावल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कृष्णदास चूड़ावत और हाकिम खां सूर। मानसिंह के हरावल की बात करें तो मानसिंह की हरावल सेना का नेतृत्व कर रहे हैं आसफ खां, आसफ खां। पीछे जो सेना होती है, राजा के पीछे जो सेना होती है उसे चंद्रावल बोलते हैं, चंद्रावल।
पीछे राजा के पीछे जो सेना होती है उसे चंद्रावल बोलते हैं। और चंद्रावल का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पुंजा, जिनको महाराणा ने राणा लगाने की परमिशन दी थी, राणा पुंजा। और मानसिंह की चंद्रावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? मेहतर खां। मेहतर खां का नाम याद रखना, क्योंकि एक छोटी सी कूटनीति करेगा। हरावल में आसफ खां नेतृत्व कर रहे हैं मानसिंह की सेना का, और यहाँ पे महाराणा प्रताप की सेना का कर रहे हैं कृष्णदास चौड़ावत और हाकिम का सूर। एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन है महाराणा प्रताप का? हाकिम का सूर। और सांगा का मुस्लिम सेनापति कौन था? सांगा का मुस्लिम सेनापति था हसन खां मेवाती। मानसिंह के साथ बदायूनी भी इस युद्ध में आया था। बदायूनी एकमात्र ऐसा राइटर है जो लाइव देख के लिखेगा कि हाँ ये चल रहा है। अब ये देखते हैं कि इसमें हावी कौन सा है, महाराणा है या मानसिंह। तो इनकी हावी राजा कब होगा? इनकी सेना के आधार पर, किसकी सेना ज्यादा है और किसकी योग्यता या अनुभव किसका ज्यादा है, उस हिसाब से युद्ध में विजय प्राप्त की जाती है। तो मेवाड़ की ख्यातों के हिसाब से, मेवाड़ की ख्यात के हिसाब से महाराणा प्रताप के पास, मेवाड़ की ख्यातों के हिसाब से मेवाड़ के पास महाराणा प्रताप के साथ 20,000 सैनिक हैं और मानसिंह के पास 80,000, जो पॉसिबल नहीं है। 20,000 और मानसिंह के पास है 80,000। कि सर ये तो जमने वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि अभी महाराणा प्रताप के पास इतनी सेना तो है नहीं। मान ले कि मानसिंह के साथ तो आ सकती हैं, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ 20,000 का जुगाड़ नहीं हो सकता। तो दूसरी बात करें कि टोड तो भाई अलग ही चलता है। टोड कहता है कि 22,000 सेना थी प्रताप के पास। ये बात भी बिल्कुल जमने वाली नहीं लग रही है। इसके बाद तीसरी कहता है नेणसी कहता है कि 9 से 10,000 सेना तो थी महाराणा प्रताप के पास और मानसिंह के पास थी 40,000। ये बात भी कुछ जमने वाली नहीं लग रही। तो सर माने तो किसकी माने? तो अपन मानेंगे बदायूनी की, क्योंकि ये लाइव देख के लिख रहा है अपनी पुस्तक में कि हाँ भाई इसके पास इतनी और इसके पास इतनी है। तो बदायूनी कहता है कि महाराणा प्रताप के पास 3,000 सेना है और मानसिंह के पास 5,000। तो ये लगभग 1/2 का रेशियो है, जो लगता भी है कि इतनी सेना दोनों के पास होगी। तो बदायूनी ने 3,000 से 5,000 सेना बताई। हमें ये तीनों चीजें भी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेवाड़ की ख्यातों के अनुसार महाराणा प्रताप के पास हल्दीघाटी युद्ध में कितनी सेना थी। तो 20,000 महाराणा प्रताप के पास और 80,000 मानसिंह के पास। ठीक है। चंद्रावल का नेतृत्व कौन कर रहा है? राणा पुंजा। और हरावल का कौन कर रहा है? कृष्णदास चौड़ावत और हाकिम का सूर। इसी तरह मेहतर खां इसके चंद्रावल का मानसिंह की, और आसफ खां कर रहा है मानसिंह की सेना का। यहां खड़ा है कौन? गाजी खां। ठीक है। और यहाँ पे है रामसा तंवर। रामसा तंवर अपने तीनों पुत्रों के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है। तो ये तो युद्ध से पहले की युद्ध भूमि में जो व्यूह रचना इन्होंने बना रखी है वो है। अब देखते हैं, युद्ध शुरू करवाते हैं। महाराणा प्रताप का हाथी मेवाड़ का झंडा लेके और बाहर निकलता है। महाराणा प्रताप का हाथी मेवाड़ का झंडा लेकर बाहर निकलता है और युद्ध शुरू हो जाता है। बदायूनी खुद अपनी पुस्तक में लिखता है कि युद्ध का जो पहला पड़ाव था उसमें महाराणा प्रताप हावी रहे और हम बनास नदी तक हमारी सेना
हमारी सेना बनास नदी तक पीछे हट गई, भाग गई, और बदायूं खुद भी भाग गया यहाँ से कि अगर जिंदा रहे तो रायटरगिरी बाद में कर लेंगे। तो पहले पड़ाव में महाराणा प्रताप पूरी तरह से इस युद्ध में हावी रहता है, लेकिन 73 का यहाँ पे कूटनीति का प्रयोग करता है। 73 का एक अफवाह फैला देता है, हाथी पे चढ़ के जोर जोर से आवाज लगाता है कि बादशाह सलामत आ गए। बादशाह सलामत युद्ध भूमि में स्वयं आ गए हैं। तो सेना इसकी बात सुन के वापस एक जगह इकट्ठा हो जाती है, और जब दूसरी यहां से सेना वापस इकट्ठा होती है तो वो स्थान है रक्ततलाई। ये जो युद्ध हो रहा है ये पहाड़ियों के बीच में है, और पहाड़ियों के बीच में लड़ना महाराणा प्रताप के लिए आसान था, क्योंकि इनका रोज का काम था, वहां पे प्रैक्टिस करते थे, तो हर चीज के बारे में जानते थे कि कहां से कौन निकलेगा, तो कब किस पे किस हिसाब से आक्रमण करना है। तो इस वजह से फर्स्ट पड़ाव में महाराणा एक तरह से विजयी रहे। लेकिन दूसरा पड़ाव अब रक्ततलाई है मैदान, और मानसिंह के सैनिक, अकबर के सैनिक रक्ततलाई मतलब मैदान में लड़ने में एक्सपर्ट हैं, बजाय पहाड़ों के बीच में। तो यहाँ पे अब आ गए हैं ये रक्ततलाई में, अब मैदान में युद्ध। अब फर्स्ट राउंड में जैसे ये हावी रहे इसके सैनिक, तो जोश जोश में महाराणा भी युद्ध भूमि से बाहर आ गए और मैदान में आके लड़ाई करने लग गए। जब मैदान में आके लड़ाई करने लगे तो वही भयंकर मारकाट चालू। मर्दाना हाथी पर कौन सवार था? मानसिंह। मर्दाना हाथी पर सवार था मानसिंह, और यहाँ पे चेतक पे कौन थे? महाराणा। चेतक पे थे महाराणा। जैसे ही इसको मानसिंह को खुले में देखा तो महाराणा प्रताप से रहा नहीं गया, क्योंकि ये सोचते हैं कि क्यों ना डायरेक्ट इसी पे अटैक करके इसी को सल्टाया जाए जो युद्ध समाप्ति की घोषणा हो, क्योंकि मुख्य सेनापति कौन है? मानसिंह। तो चेतक से महाराणा प्रताप आक्रमण कर देते हैं किस पे? मानसिंह पे, और मानसिंह के पास पहुंच के एक राउंड लगाते हैं इसके चारों तरफ, और राउंड लगाते हैं और चेतक को इशारा करते हैं। चेतक समझ जाता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि जो चेतक था बहुत समझदार घोड़ा था, और वो उसके मालिक की हर चीज जानता था कि किस समय कौन सा एक्शन लेना है। तो चेतक मर्दाना हाथी की सूंड पे अपने आगे वाले पैर टिका के और वहां पे खड़ा हो गया अपने पिछले दोनों पैरों पे। महाराणा प्रताप ने यहां से अपना भाला फेंका, जो मानसिंह तो इस अटैक से मानसिंह तो बच जाता है, और उसका जो महावत था, वो किसको लग जाता है? महावत को लग जाता है। और यहाँ पे मानसिंह, जो हाथियों के बगल में होद बने होते हैं बड़े बड़े, जिसके अंदर आपातकाल की स्थिति में छुपा जा सकता है, तो मानसिंह उस होद में कूद जाता है और मानसिंह तो बच जाता है, और यहाँ पे ये इसका महावत मर जाता है। ठीक है, अब चेतक सोचता है कि अपने जो काम करना था वो कर लिया, कि मानसिंह मारा गया, तो चेतक अपने पैर पीछे खींच लेता है। जैसे पैर पीछे खींचता है तो युद्ध में जब हाथियों को तैयार करके लाया जाता है तो उनकी सूंड के दोनों तरफ तलवार लगा दी जाती है। तो जब इसने अपने पैर वापस ले रहा था तो पीछे वाले पैरों पे तलवार का कट लग गया, लेकिन चेतक ने एहसास नहीं होने दिया महाराणा प्रताप को कि मैं घायल हो चुका हूं। अब जैसे ही इसने मानसिंह पे अटैक किया, बिल्कुल बीच में आ गए महाराणा, तो इसको चारों तरफ से मुगल सेना घेरने लग गई। किसको? महाराणा प्रताप को। जब महाराणा प्रताप को घिरता देख यहाँ पे झालाबीदा देखते हैं कि महाराणा प्रताप को घेरा जा रहा है, तो ये इनके पास आते हैं और बोलते हैं कि महाराणा जी आप यहाँ से निकलो, क्योंकि अगर आप मारे गए, आपके मारे जाने या आपके पकड़े जाने का मतलब है कि पूरे मेवाड़ पे संकट, इसलिए आप सुरक्षित निकलो, इनको मैं देखता हूं। तो यहाँ पे महाराणा प्रताप का राज चिन्ह कौन धारण करता है? झालाबीदा, और महाराणा प्रताप को यहाँ से सुरक्षित निकाल दिया जाता है, और महाराणा प्रताप भी उसकी बात को काटता नहीं और यहाँ से सुरक्षित बाहर आ जाता है। अब हालत खराब हो गई है चेतक की। मेवाड़ के अंदर अभी भी देखना
पहाड़ियां और नाले बहुत से हैं। तो जैसे ही युद्ध से निकलता है तो चेतक यहाँ पे लगभग 26 फीट के आसपास का एक नाला था जिसे क्रॉस कर जाता। तो चेतक सोचता है कि अगर यहाँ से इसको मैं पार करवा दिया, हो सकता है कि पीछे कोई पीछा कर रहा हो हमारा, तो अगर मैं इस नाले को पार कर जाऊंगा तो मेरा मालिक सुरक्षित हो जाएगा। तो यहाँ से अपना पूरा दम लगा के चेतक यहाँ से छलांग मारता है और ये छलांग मार के दूसरी तरफ कहाँ पहुंचता है, बलीचा, और यहाँ पे अपने प्राण त्याग देता है। और बलीचा में ही स्मारक है किसका, चेतक का स्मारक है बलीचा में। ये तो बात हो गई मैदान की। अब हल्दी घाटी को हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। हाथियों का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तो यहाँ पे झाला बीदा को मार देते हैं और बलीचा के अंदर प्राण त्याग देता है कौन, अपना चेतक। और चेतक की स्मारक कहाँ बनाई गई है, बलीचा में। देखो हाथियों ने क्या काम किया था। इधर से महाराणा प्रताप का हाथी आता है, महाराणा प्रताप का हाथी लूणा। तो इसको कंट्रोल करने के लिए भेज देता है मानसिंह की तरफ से आता है गजमुक्ता, मानसिंह की तरफ से गजमुक्ता। महाराणा प्रताप की तरफ से आता है राम प्रसाद। तो यहां से मानसिंह भी अपने यहां दूसरा हाथी निकाल देगा, गजराज। लेकिन राम प्रसाद इतना समझदार और इतना युद्ध में इतनी रणनीति से खेलने वाला था, ये हाथी था तो हाथी, लेकिन शानदार युद्ध कला जानता था। तो अकेले गजराज की से कंट्रोल नहीं हुआ राम प्रसाद, तो दूसरा हाथी रण मंदिर भी इन्होंने निकाल दिया। अब राम प्रसाद जब दूसरा हाथी आया तो राम प्रसाद का जो महावत था वो मारा गया, और जो गजराज का जो महावत था वो राम प्रसाद पे आ गया। और राम प्रसाद को कंट्रोल करके और बदायूं को बोलता है कि तू जा इसको अकबर को पेश कर और बोल दे कि अपनी जीत हुई। तो यहाँ पे बदायूं लेके जाएगा इसको फतेहपुर, जहाँ पे अकबर बैठा है, और गिफ्ट के तौर पर इसको पेश करेगा कि हम जीत गए। तो इसमें हाथियों ने भी, बदायूं ने खुद कहता है कि हाथियों की चिंगाड़ से पूरा हल्दी घाटी गूंज उठा। तो हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हाथियों ने भी इसमें बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से और कुशल तरीके से युद्ध किया था। तो ये था अपना हल्दी घाटी। तो हल्दी घाटी से निकल गए, महाराणा चेतक का स्मारक बन गया है। अब कई चीजें आती हैं कि जब महाराणा हल्दी घाटी युद्ध से निकलते हैं तो शक्ति सिंह उनके पीछे था, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि उदय सिंह को सूचना किसने दी थी? उदय सिंह को अकबर के आक्रमण की सूचना किसने दी थी? शक्ति सिंह ने, कि भाई तू तेरी तैयारी कर ले, जल्द ही अकबर का तेरे ऊपर आक्रमण होगा। तो उस समय तीसरे साके के अंदर कहा जाता है कि तीसरे साके के अंदर मारा जाता है कौन? शक्ति सिंह। लेकिन कई किंवदंतियां या अपन कहावतें जो अपने चलती हैं उनमें कहा जाता है कि शक्ति सिंह ने पीछा किया और फिर बाद में दोनों मिल गए और दोनों भाई रोना स्टार्ट की, मेरी गलती हो गई, शक्ति सिंह ने माना और फिर वापस दोनों मिल गए। तो वो सब दंत कथाएं हैं और कुछ नहीं है। अब यहां से हल्दी घाटी से खत्म करके और महाराणा जाते हैं गोगुंदा, और गोगुंदा से ये जाते हैं कोल्यार गांव, और कोल्यार गांव के अंदर अपने जो घायल सैनिक थे उनका उपचार करते हैं, और यहीं पे एक अस्थायी राजधानी बनाते हैं आवड़गढ़। जब मानसिंह को पता चलता है कि हमने तो किसी और को मार दिया और महाराणा तो कहाँ है? गोगुंदा में, तो मानसिंह इनका पीछा करता है और मानसिंह कहाँ पहुंच जाता है? गोगुंदा। मानसिंह पहुंच जाता है गोगुंदा। अब गोगुंदा में मानसिंह के सैनिकों में इतना खौफ था कि हमने किसी और को मार दिया और अब छिपके
वापस हमारे ऊपर महाराणा आक्रमण करेंगे, तो इन्होंने गोगुंदा के चारों तरफ खाई खुदवा दी, जिनको घोड़े भी पार ना कर सके, और इनकी हालत यहाँ इतनी पतली हो गई कि इन्होंने अपने ही घोड़े मार के और अपना गुजारा करना पड़ा। तो मानसिंह यहाँ से गोगुंदा गया, गोगुंदा नहीं मिला उनको, तो अकबर के पास पहुंच जाता है और समाचार देता है कि हम जीत गए। लेकिन जब अकबर के पास मानसिंह पहुंचता है तो उसका प्रवेश बंद कर देता है अपने दरबार में। तो ये, अब इसके परिणाम की बात करें कि महाराणा प्रताप जीता या हारा, तो परिणाम की अगर हम परिणाम की बात करें तो परिणाम में गोपीनाथ शर्मा इसको अनिर्णित बताते हैं कि कोई नहीं जीता, इसमें दोनों अपनी अपनी विजय मानते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के नवीन शोधों के अनुसार इसमें महाराणा प्रताप की जीत हुई, महाराणा प्रताप की जीत। आरपीएससी ने तीनों चीजें मान रखी हैं आज तक, अनिर्णित भी माना है, हार भी मानी है और जीत भी मानी है। लेकिन अगर अब पूछा जाए क्वेश्चन कि हल्दी घाटी के युद्ध का क्या परिणाम हुआ, तो उस समय हमें विजय लगानी है। तो ये था अपना, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।